श्रीमान, मैं वादी पक्ष से कुछ बोलना चाहती हूँ। महोदय, वादी सागर निम्नलिखित वाद पत्र पेश करती हूँ। यह कि गजानन वादी क्रमांक 1 एवं बाबूलाल वादी क्रमांक 2 के अभिवचन है कि वे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन सगे भाई हैं एवं संयुक्त हिंदी परिवार के सदस्य हैं। उनके पिता ज्ञासी राम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन परिवार का कृषि कार्य देखता था। यह है कि पिता ज्ञासी राम की मृत्यु के बाद विवादित संपादित जो कि भूमि सर्वे नवंबर 14 एकड़ा 15 स्थित ग्राम रहती तहसील सागर में स्थित है तथा इटवारा ज्ञासी राम के तीनों पुत्रों में हुआ। यह कि विवादित संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर थी तथापि संपूर्ण वादग्रस्त संपत्ति वादीगढ़ द्वारा प्रतिवादित की जाती है। वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1969 में पंचों की समक्ष वादीगढ़ एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य मौखिक रूप में वादी गई है और बाद में वर्ष 1970 में वादीगढ़ एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य बंटवारों की अभिस्वीकृति का दस्तावेज लिखा गया है। यह है कि मौखिक बंटवारे के बाद अधिपत्र में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाद विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक 1 में प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रकाश चंद्र को दिनांक 15/1/1992 को विवादित भूमि का रुजू कर दिया, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 का पक्ष में निष्पादित विफल पत्र वैध नहीं है एवं समव्यवहार प्रभाव में एवं शून्य है। यह है कि यह दावा श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रवण हो गया है। वादीगढ़ को पक्ष में प्रतिवादी के विरोध में यह घोषित किया है कि विवादग्रस्त संपत्ति का भूस्वामी एवं विक्रय पक्ष दिनांक 15/1/1992 शून्य एवं अप्रभावी है। यह कि प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि पर वादीगढ़ का अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करने से रोका जाए। महोदय, मैं वादीगढ़ की तरफ से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वादी गजानन बसिए साक्ष्य फर्स्ट एवं बाबूलाल बसिए साक्ष्य 2 ने अपने कथनों में कहा है कि वादग्रस्त भूमि उनके एवं प्रतिवादी क्रमांक फर्स्ट के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी। वर्ष 1969 में पिता की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि का बंटवारा हो गया एवं वादीगढ़ के हिस्से में आई। इस संबंध में वर्ष 1970 में बंटवारे की अभिस्वीकृति विलेज प्रादेश की फर्स्ट लिखा गया। बंटवारे के बाद वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे में आई। वादी गजानन बसिए साक्ष्य फर्स्ट ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके 2 भाई और हैं जो प्रकरण में पक्षकार नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि के अलावा सभी भाइयों के पास 25 एकड़ भूमि है जो संयुक्त रूप से सभी भाइयों के द्वारा खेती की जाती है। वादीगढ़ की ओर से अभिस्वीकृति विलेज प्रादेश की फर्स्ट के लेखक रमेश बसिए साक्ष्य का परीक्षण कराया गया है, जिसने कहा है कि दस्तावेज प्रादेश की फर्स्ट दस्तावेज के पक्षकारों के निर्देशानुसार लिखा गया है। वादीगढ़ की ओर से वर्ष 1965 से वर्ष 1969 के खसरा पंचशाला प्रादेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक फर्स्ट के नाम भूस्वामी एवं आदित्यधारी के रूप में दर्ज है। वादी ने पटवारी प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति प्रादेश की 3D प्रस्तुत किया है, जो उसके द्वारा तहसीलदार को वर्ष 1992 में दी गई थी तथा पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय तैयार किए गए। पंचनामा प्रादेश की 3/4 की प्रमाणित प्रति एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा भूमि के सीमांकन के संबंध में दिए गए। प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति, जिसमें राजस्व निरीक्षक ने वादग्रस्त भूमि पर वादीगढ़ का अधिकतर होना दर्ज किया है, प्रस्तुत किया है। वादीगढ़ के विद्वान अभिभाषक उत्तर किए हैं कि वादीगढ़ के कथनों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वीकृति से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और विभाजन वादग्रस्त भूमि के सभी वादीगढ़ों के हिस्से में आई थी। यह तथ्य बंटवारे की अभिस्वीकृति के दस्तावेज प्रदर्शित जो कि वादीगढ़ के कथनों और लेखक और प्रदर्श व संख्या क्रमांक 3 के कथन से प्रमाणित है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगढ़ का अधिपत्य मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। फलतः वादीगढ़ वाद पत्र में वर्णित संपत्ति पाने के अधिकारी है। माननीय महोदय, मैं आपसे अपना बचाव पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ।
महोदय, प्रतिवादी साधारण निम्नलिखित आधारों पर प्रतिवाद पत्र पेश करता है। यह कि वाद पत्र की कणिका 1 में लिखित स्वीकार है, अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह कि कणिका 2 एवं 3, 4 लिखित बात पूर्ण रूप से अस्वीकार है। तीसरा यह कि कणिका 5 में विदित होने के कारण जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। विशेष कथन इस प्रकार है। प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व ही मर गया। उसके विधिक प्रतिनिधिगण अभिलेख पत्र लिए गए एवं और उनकी ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किए गए हैं। पांचवा यह कि वादीगण के संपूर्ण अभिवचनों को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा वाद पत्र के में वर्णित सहायता एवं उनके पक्ष में पारित किए जाने की प्रार्थना है। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 2 चंद्र प्रकाश में वाद पत्र में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार किया है एवं अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि की वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 1 के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं है एवं दस्तावेजों में प्रतिवादी गोवर्धन वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था एवं अधिपत्य में था एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 में पूर्ण प्रतिफल अदा कर प्रतिवादी क्रमांक 1 से उक्त संपत्ति क्रय की है एवं दिनांक 15/1/1992 को उसके हित में विक्रय पक्ष निष्पादन के पश्चात वादग्रस्त भूमि के अधिपत्य में है। सातवां यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 गोवर्धन ने अपने जीवन काल में उक्त विक्रय पत्र की वैधानिकता की चुनौती नहीं दी है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात प्रतिवादी स्वामी के रूप में आधिपत्य है। श्रीमान महोदय, मैं प्रतिवादी के पत्र को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रकाशक प्रदर्श संहिता 1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवाद क्रमांक 1 स्वामी था, वह उसके अधिपत्य में था तथा राजस्व कागजातों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम से दर्ज था, इसलिए उसने उस प्रतिफल अदाता क्रय किया एवं उसके बाद उसने विवादित भूमि का अधिपत्य उसे दिया था। तभी से वह जब्त उक्त भूमि का स्वामी के रूप में अधिपत्यधारी है। यह भी कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने जीवन काल में कभी भी विक्रय पत्र की वैधनिकता एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 2 के स्वायत्त एवं अधिपत्य के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। वह यह भी कहा है कि राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही के समय भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। मैं प्रतिवादी के पक्ष से कुछ तर्क प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। महोदय, वादी पक्ष ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की संपत्ति ज्ञासीराम की इनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण को प्राप्त थी। इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके 2 भाई और हैं। इन्होंने इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा वे दोनों भाई इस प्रकरण के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः यह मामला आवश्यक पक्षकार का संयोजन का है, अतः दावा खारिज करने के योग्य है। के विद्वान अभिभावक का तर्क है कि वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के संयुक्त हिंदू परिवार की यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई थी तथा वादीगण का यह भी दावा नहीं है कि पूर्व में यह भूमि उनके पिता के पूर्व में ज्ञासीराम के स्वामित्व की थी। संयुक्त हिंदू परिवार के में नाम से क्रय की गई है, प्रतिवादी क्रमांक 1 से क्रय की गई है। यह भी तर्क दिया है कि वादीगण का पूरा मामला मिथ्या एवं मनगढ़ंत है। बंटवारे का दस्तावेज प्रदर्श की क्रमांक 1 में मिली प्राप्त वादीगण द्वारा तैयार किया गया है, जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक 1 के विधिक प्रतिनिधिगण द्वारा लिखित कथन में की गई स्वीकृति का प्रश्न है, उसका कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि वह स्थापित विधि है। प्रत्यार्थी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि वादीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि अन्य 2 भाइयों को संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य क्यों नहीं दर्शित किया गया एवं विवादित संपत्ति ने उनके हिस्से का निर्धारण क्यों नहीं किया और अन्य संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं किया। वादी क्रमांक फर्स्ट गजानन और वादी क्रमांक सेकंड बाबूलाल का भाई है और अकेला प्रतिवादी क्रमांक फर्स्ट गोवर्धन संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकारी नहीं है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 15/1/1992 को निरस्त किया जाए अथवा वादी के पक्ष में फैसला किया जाए। माननीय न्यायालय से मैं अपने पक्ष को रखने की इजाजत चाहती हूँ।
महोदय, दिनांक 4/12/2020 को सुबह करीब 8 बजे सूचनाकर्ता बी ने आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली रीवा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से लिखा है कि वो ग्राम कोरकोटी अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली रीवा का रहने वाला है। दिनांक 30/11/2020 को शाम तकरीबन 7 बजे जब वह अपने कार्यालय से आकर अपने ड्राइविंग रूम में आराम कर रहा था तो अभियुक्त A1 और A2 उसके प्लॉट में उसकी खुली हुई नाली को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब बी बाहर आकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है तो अभियुक्त A1 और A2 बी का पीछा करते हुए घर के अंदर घुस आए और बी पर लाठियों से हमला किया, जिस कारण बी के सिर पर और दाई भुजा पर रक्तस्रावयुक्त उपाधियां पहुंची। जब बी की पत्नी डब्लू ने बचाव करने का प्रयत्न किया तो अभियुक्त A1 एवं A2 ने डब्लू को भी लाठियों से चोटें पहुंचाई, जिसके कारण उससे बाईं भुजा और दाएं पैर में रक्तस्रावयुक्त उपाधियां काढ़ी हुई। जब बी के परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी आए और बी और डब्लू को बचाने के लिए चिल्लाए तो दोनों अभियुक्त ने बी को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया और घटनास्थल से भाग गए। बी अपनी पत्नी सहित बिछिया अस्पताल रीवा गया और दिनांक 4/12/2020 को अपनी दाएं भुजा में प्लास्टर, सिर में पट्टी के साथ रिपोर्ट दिखाने हेतु सिटी कोतवाली रीवा गया एवं रिपोर्ट लेकर आए। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 946/20 के रूप में दर्ज करके साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता आर को ले जाकर जो है घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। बिछिया अस्पताल में एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि डब्लू के शरीर में साधारण उपाधियां एवं बी को कठोर एवं मोटी वस्तु में गंभीर उपाधियां कारित हुई। अभियुक्त A1 और A2 को गिरफ्तार किया गया, उनके पास लाठियां जब्त की गई और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत किया गया। हमारे साथ ही अधिवक्ता अभियोजन के जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में आपके बीच में वर्णन करें। अभियोजन साहब, अभियोजन द्वारा 5 साक्ष्यों के साथ कराए गए। फरियादी बी अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त A1 एवं A2 उसके मकान के अंदर घुस आए और उसकी दाएं भुजा एवं सिर पर दाएं तरफ लाठियों से हमला किया। जब उसकी पत्नी डब्लू अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 2 ने उसे बचाने के लिए प्रयास किया तो दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने डब्लू पर भी लाठियों से वार किया। जब फरियादी के परिवार के सदस्य और पड़ोसी आए एवं अभियुक्त A1 एवं A2 पर चिल्लाए तो A1 एवं A2 घटनास्थल से भाग गए। फरियादी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्रदर्श P है तथा उसके द्वारा बताए अनुसार तैयार किया गया नक्शा मौका प्रदर्श P2 है। वह 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा एवं उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया तथा प्रति परीक्षण में बी द्वारा बचाव पक्ष से इस सुझाव से इनकार किया गया कि उसे चोटें गिरने से आई हैं। अन्य आहत साक्ष्य डब्लू अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 2 द्वारा बी अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 1 के अनुसार बताए अभियोजन के मामले की सीमा तक समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी आर अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 3 जो बी का सगा भाई है ने भी बी अनुसार बताए अभियोजन के मामले की सीमा तक समर्थन किया। डॉक्टर डी अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 4 ने भी एवं बी एवं डब्ल्यू के कथनों का उनका चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श P3 प्रदर्श P4 बी की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श P5 एवं एक्सरे प्लेट्स आर्टिकल A1 A2 को इस विसंगति के साथ प्रमाणित किया गया कि डब्ल्यू को दाहिने हाथ एवं दाहिने पैर में ही चोट आई। विवेचना अधिकारी 1 अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 5 ने विवेचना के दौरान उसकी जो हमारे मुविक्कल है उनने साक्ष्यों की जो विटनेस है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करे हैं। विटनेस 1 जो कि विटनेस 1 है उसका भाई है, उसकी पत्नी है, जो पड़ोसी है, वो सारे साक्ष्य आपके समक्ष रखे गए हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे जो मुविक्कल है उनको लाठियों से मारा गया है। इस प्रकार से धारा 325 जो है वो इस पर लागू होती है और मैं चाहूंगी कि उनको A1 और A2 जो है उन पर दोष सिद्ध किया जाए और हमारे मुविक्कल को न्याय दिया जाए। अभियुक्तगण का बचाव है कि फरियादी उनसे लंघित करता था क्योंकि वह फरियादी के घर से निकलने वाली नाली के पानी को अपने प्लाट में आने के लिए मना करते हैं। फरियादी एवं उसकी मोटरसाइकिल से गिर गए थे एवं इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए अभियुक्तगण के विरुद्ध उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं बचाव पक्ष की श्रीमान होने में बचाव
से जो है ये बात हुई है, पानी जाने के कारण ये विवाद हुआ है। तो मुद्दा ये है ही नहीं कि पानी गया है या नहीं गया है, मुद्दा ये है कि आपने लाठियों से वार किया है और ये स्पष्ट है। इस प्रकार का साक्ष्य आपके द्वारा नहीं दिया गया है और इस प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो गाड़ी से गए हैं। लेकिन इस प्रकार का एविडेंस हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो हमने 4 विटनेस दिए हैं कि वो आए तो उनको मारा है, उनकी पत्नी ने उनको बचाया है और उसके अलावा जो है पत्नी ने बचाया है और जो भी पड़ोसी लोग हैं वो उनके ऊपर चिल्लाए हैं। इस प्रकार के हमने सारे विटनेस आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा हमारा बचाव पक्ष के द्वारा ये चीज कही गई है कि उस दिन छुट्टी का दिन था और वहां से आने का कोई कारण भी नहीं होता है, तो वो कार्यालय से आया, ये बात स्पष्ट है। छुट्टी थी, हो सकता है कोई भी अधिकारी है उसको कोई ना कोई काम होता है, वो कार्यालय की साइड से आया, उसमें स्पष्ट ये नहीं लिखा कि वो अपने कार्यालय या अपने जहाँ वो काम करता है उसी कार्यालय से आया है। तो इस प्रकार का ये कहना तो बिल्कुल भी गलत है। और दूसरी चीज ये भी कहना गलत है कि वो पानी जो है प्लांट में जाने का जो मुद्दा बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। मुद्दा ये है कि उन्होंने लाठियों से मारा है और ये चीज बिल्कुल स्पष्ट की जाती है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। जिसमें धारा 325 में ये कहा गया है कि स्वेच्छा से घोर उपद्रव कारित करने के लिए प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 506 जो है वो आपराधिक अभित्रास के लिए दंड है और इसमें जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वो दोनों में से किसी मात्र के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की और हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने लाठियों से मारा है और जो सारे एविडेंस दिए गए हैं वो इसी के समर्थन में है। तीसरी बात जो बचाव पक्ष के द्वारा कही गई है कि सभी साक्ष्य जो है अलग अलग है, तो निश्चित ही रूप से अलग होंगे। कारण उसका यह है कि जब चिकित्सीय रिपोर्ट की गई तो जो डॉक्टर रहा उसने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया और उसने स्पष्ट किया है कि दाहिने पैर और हाथ में जो है चोट लगी है, तो वो स्वतंत्र होना निश्चित सी बात है क्योंकि डॉक्टर उस टाइम नहीं था। लेकिन जब रिपोर्ट की गई तो वहाँ पे जो दिखवाया गया तो उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने अपनी बात रखी है। तो ये साक्ष्य का स्वतंत्र होना या साक्ष्य का अलग अलग होना ये बात बिल्कुल स्पष्ट है।